अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ऐसा मेथड होता है जिसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि साइंटिस्ट जो होते हैं कुछ स्टेप्स लेते हैं। जो भी कोई साइंटिफिक वर्क करना है या साइंटिफिक उन्होंने रिसर्च करनी है, उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उन स्टेप्स को हम लोग कहते हैं ये एक साइंटिफिक मेथड है। अगर हम बायोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड में स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं जो साइंटिस्ट ने फॉलो करने होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें सबसे पहला स्टेप साइंटिस्ट ने जो करना होता है वो ये है कि उन्होंने जो भी कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है कौन सी, उसको डिफाइन करेंगे और फिर जो भी प्रॉब्लम होगी वो आगे फर्दर वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब प्रॉब्लम जो होती है, कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है, वो कोई भी पर्सन साइंटिस्ट से पूछ सकता है या फिर साइंटिस्ट के अपने दिमाग में कोई बात आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अपने माइंड में आ सकती है जिसको वो सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो किसी के भी माइंड में आ सकती है। सेकंड स्टेप जो आता है साइंटिफिक मेथड में वो है ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट ऑब्जर्व किस तरह से करते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसने किस तरह से कोई चीज़ ऑब्जर्व की है, उसमें ये आते हैं कि वो 5 सेंसेस अपने जो है वो यूज़ करेगा। वही सेंसेस का तो आपको पता है, वो हियरिंग आ जाती है, विजन आ जाती है, टच आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन 5 सेंसेस है वो क्या करती है, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, अगर किसी और पर्टिकुलर पर्सन ने ऑब्जर्व किया है तो वो जाके साइंटिस्ट को बताएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, उन्होंने क्या करना है, बाद में ऑब्जर्वेशंस उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड पहले कुछ रिसर्चर्स उस पर काम कर चुके होंगे या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके होंगे, वो उनकी स्टडी करेगा, उनकी रीड करेगा उन रिसर्चर्स को, ताकि वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती हैं, 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है जो साइंटिस्ट करते हैं। एक आती है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है और दूसरी आती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं, ये वो वाली ऑब्जर्वेशंस होती हैं नाम से ही पता लग रहा है कि क्वालिटी वाइज इस तरह इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि ये इस तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसमें हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते विद द नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये मेजरेबल नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई फ्लावर है, उसका कोई कलर देखना है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, उसका टेक्सचर देखना है किस तरह का, उसमें अब हमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, वो कलर है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इसमें क्या होती है, कुछ मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा इसमें मेजर्ड होता है पूरा डाटा। इसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी नंबर्स की फॉर्म में हम जो है वो सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि कोई एक ट्री है, वहाँ पे कितने बर्ड्स प्रेजेंट है, तो ये जो क्वांटिटी वाइज ऑब्जर्वेशन आ गई, कितने बर्ड्स प्रेजेंट है, तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब अगर इन दोनों ऑब्जर्वेशन पे अगर हम बात करेंगे तो कि ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है ऑब्जर्वेशन, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि ये इनवेरिएबल होती हैं, मेजरेबल भी होती हैं, यानी कि इनको मेजर कर सकते हैं और इसको हम नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब हो गई ये ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट ने जो है वो कर लिया। अब क्या होगा, हाइपोथेसिस निकलेगी, यानी कि अब इसमें करना क्या होता है, साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट निकालेंगे, लिखेंगे। ठीक है, वो क्या होगी, वो उन्होंने अपने लिहाज से एक स्टेटमेंट दी होती है कि शायद इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन हो। ठीक है, अभी ये शायद वाली कैटेगरी में होते हैं। ठीक है,
कि तो वो क्या करते हैं कि ये जो टेंटेटिव आंसर वो देते हैं, जो भी कोई पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी इन्होंने आंसर ये निकाला है, कोई भी स्टेटमेंट जो इन्होंने लिखी है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड नहीं है ये वाली स्टेटमेंट, वैसे ही अपने लिहाज से साइंटिस्ट ने ये आंसर निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, यानी कि सिर्फ एक आंसर नहीं लिखेंगे, और भी डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक ही प्रॉब्लम के इतनी ज्यादा हाइपोथेसिस वो बनाएंगे। अब अगर हाइपोथेसिस जो भी क्रिएट करते हैं साइंटिस्ट, उसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि हाइपोथेसिस इन रूल्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दी है वो आंसर करनी चाहिए, वो जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको आंसर होना चाहिए, यानी कि उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ही आंसर हो। समझ रहे हैं कि जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ठीक है, उसका आंसर। दूसरा ये है कि कोई एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने की है तो वो दूसरी ऑब्जर्वेशंस भी अगर उन्होंने की है तो वो उससे मैच करनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ऑब्जर्वेशन किसी और की है, अब प्रॉब्लम से बिल्कुल ही अलग कोई और ही ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या है कि सारी ऑब्जर्वेशंस भी आपस में मैच करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा ये है कि हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करके उसको टेस्ट करना चाहिए कि जो है वो कौन से हाइपोथेसिस करेक्ट है, ठीक है। और हमेशा एक इस तरह का रास्ता होना चाहिए कि जिससे पता लग जाए कि ये हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है। इस तरह का भी वे होना चाहिए जो कि हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट साबित करे, ठीक है। इस तरह की भी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस लिखी है और दूसरा साइंटिस्ट कह रहा है नहीं ये वाली स्टेटमेंट ज़्यादा सही नहीं है, इसमें इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ये गलत है, इस तरह है, ये ऐसे, तो वो अपनी अपनी जो भी डिसप्रूव करने के लिए जो भी साइंटिस्ट आपस में जो है वो अपना लिंक करेंगे कि ये हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की हाइपोथेसिस होनी चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट कभी भी कोई भी साइंटिस्ट बना ही नहीं सकता हाइपोथेसिस। अच्छा, एक्यूरेसी कब आएगी, जब फर्दर एक्सपेरिमेंटेशंस होंगी। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास फोर्थ स्टेप। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन करके हाइपोथेसिस सारी लिख ली है कि इसमें ये पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, ये इसकी प्रॉब्लम के ये पर्टिकुलर जो है वो इस तरह के ये सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब क्या आएगा कि साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिजल्ट्स निकालेंगे, यानी कि लॉजिक वाइज क्या करेंगे, वो प्रॉपर रिजल्ट्स निकालना शुरू करेंगे। जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस करेक्ट जो उन्होंने लिखी हैं उसके मुताबिक एक प्रॉपर डिडक्शन देंगे कि ये वाली सब थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है तो ये रिजल्ट नहीं कर रहे हैं। जितनी भी हाइपोथेसिस हैं उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट वो गेस करना चाह रहे हैं कि ये वाला रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के रिजल्ट को हम कहेंगे। अब ये आ गई है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या करती है, ये फॉलो करती है पैटर्न को इफ देन स्टेटमेंट्स के। यानी कि इफ देन का क्या मतलब है, यानी कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर उन्होंने हाइपोथेसिस ली है और सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हाँ ये एक्यूरेट हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, अगर इफ हाइपोथेसिस ट्रू, अगर हाइपोथेसिस ये वाली ट्रू है तो वो क्या करेंगे, देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, सो फिर रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो इस तरह की इफ देन स्टेटमेंट्स यहाँ पे निकलती है। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई थी कि जो भी हमारे पास लीफ की डिसकलरेशन आपको पता हो जाती है, यानी कि लीफ का कलर चेंज हो जाता है या लीफ की सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। वो इस वजह से लीफ क्या है, प्लांट में जो लीव्स होती है ना उनकी अगर कलर चेंज हो जाता है या लीफ की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, वो इस वजह से होती है कि वो आयरन जो है ना सॉइल के अंदर वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसी वजह से वो जो है ना उसकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं आती। अच्छा, अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हाइपोथेसिस है जो साइंटिस्ट ने जो है वो दी है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है कि इसकी जो है वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, अब इसमें डिडक्शंस क्या आएंगे, डिडक्शन ये है कि अगर इफ आयरन की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम अकर हो रही है, ये सिम्टम अकर हो रहा है, तो अगर हम आयरन को सॉइल के अंदर डाल दें तो क्या फिर हमारे पास ये प्लांट देन यहाँ पे आगे ना देन
तो क्या फिर प्लांट की ग्रोथ सही नॉर्मल तरीके से हो सकती है? ठीक है, तो ये इफ देन का लॉजिक इस तरह से यूज होता है डिडक्शंस में। ठीक है, लेकिन आप आगे स्टडी करेंगे एक प्रॉपर मलेरिया की प्रॉपर जो है वो साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो है पूरी एग्जाम्पल दी हुई है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की समझ आएगी, किस तरह से स्टेटमेंट्स हाइपोथेसिस निकलती हैं, डिडक्शंस होती हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन किस तरह होती है, वो उसमें आप डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, फिफ्थ स्टेप आता है हमारे पास साइंटिफिक मेथड में कि ये सबसे बेसिक स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का, एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो भी हाइपोथेसिस हम लोगों ने डिडक्शन की है उसकी कि ये वाली हाइपोथेसिस अगर ट्रू हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो वाली हाइपोथेसिस ये लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उन पे कि ये वाकई ये करेक्ट है भी है कि नहीं। ठीक है, कोई भी अगर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो उसमें क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ही करेक्ट होती है, बाकी सारी इनकरेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, अभी भी साइंटिस्ट उधर नहीं रुक जाते कि जी ये वाली हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया, चलो जी ये ही फाइनल है रिजल्ट, ऐसे नहीं होता। अब क्या करेंगे साइंटिस्ट, जो हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई है उससे रिलेटेड और ज़्यादा डिडक्शंस बनाएंगे कि अगर ये करेक्ट है तो इस तरह हो सकता है, अगर ये करेक्ट है तो इस तरह हो सकता है, फिर वो और ज़्यादा डिडक्शंस बनाना शुरू कर देंगे। फिर अगर वो सारी डिडक्शंस उसको फॉलो कर रही होती हैं तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ये वाली हाइपोथेसिस करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट्स निकलते हैं। साइंटिस्ट ने क्या करना होता है, जितना भी डाटा होता है उसके जो भी एक्सपेरिमेंटेशन से आया है उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे कि लिहाज से लिख देंगे उसको, यानी कि ग्राफ्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। यानी कि ऐसे नहीं होता कि उन्होंने पूरा डाटा वो जो है सबके सामने खोल के दे दें, वो समराइज करके ग्राफ्स बना के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिख के जो है वो शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके जो है वो रिजल्ट्स आपको शो करवाएंगे, और उसमें सारे रेफरेंसेस भी साथ में देंगे कहाँ से उन्होंने प्रॉपर समरी ली है। ठीक है, फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक जर्नल्स आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं, वहाँ पे वो पब्लिश करवाते हैं अपनी जो भी उन्होंने रिसर्च की होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, साथ में वो उन साइंटिस्ट के साथ भी वो अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं, जो भी जिन्होंने पहले भी इस तरह आपस में जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, आपस में भी ये फाइंडिंग्स जो है वो शेयर करते हैं, और उसके बाद एक साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, जब साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार हो जाती है फिर वो क्या करते हैं, नेशनल लेवल में या इंटरनेशनल मीटिंग्स में, सेमिनार्स में वो जाके प्रेजेंट करते हैं कि ये उन्होंने रिसर्च की है, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन की है, और फिर उसके बाद उनकी वो रिसर्च जो है वो पब्लिश होती है और पूरी दुनिया में जो है वो फिर सामने आती है। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला टॉपिक था, और अगर आपको समझ आई है तो ये आप अपनी वर्डिंग में भी सारा लिख सकते हैं। ठीक है, इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर In all branches of science, new things are being discovered and all theories are modified or replaced with the better ones. अच्छा, साइंस की जितनी भी ब्रांचेस है उसमें क्या हो रहा है, अभी भी रिसर्चेज होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी पुरानी थ्योरीज हैं उसको मजीद मॉडिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि और डिटेल में बताया जाता है, या फिर उसको रिप्लेस भी कर दिया जाता है कि नहीं ये वाली ये इस लिहाज से ये ठीक नहीं थी तो उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी डिस्कवर की जा रही हैं, और ये हर फील्ड में है ऐसा। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड के ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको साइंटिस्ट ने जो है वो फॉलो करना होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गैदर्ड बाई रीडिंग बुक्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी जितना भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं जो भी उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दे अरेंज टू सेटिंग्स, जब भी उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है वो क्या करते हैं, दो तरह की सेटिंग करते हैं, एक होती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो वाला होता है जहाँ से आपने एक्सपेरिमेंट किया है
और कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके साथ आपने कंपेयर करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है कि यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी चाहिए होती है, नेसेसरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर आपने उसकी जो है वो टेस्टिंग करनी है उस एक्सपेरिमेंट की, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 सिमिलर प्लांट्स लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। अच्छा, आपने क्या करना है, 2 सेम तरह के प्लांट्स होंगे, एक को आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और दूसरे को आपने जो है वो प्लांट को क्या करना है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, और वो आपका है कंट्रोल ग्रुप। अब the necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis does not occur in the experimental group but occurs in the control group। फिर जितनी नेसेसिटी हो कार्बन डाइऑक्साइड की, जितनी प्लांट को चाहिए होती है, वो हमें कंट्रोल ग्रुप से पता लग जाएगा कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी नेसेसिटी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की। और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं की, तो इस तरह से कंपेयर करके जो है वो हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स होते हैं और फिर साइंटिस्ट जो है वो सारा डाटा अरेंज करके जो है वो आपको पब्लिश करके सामने आपकी मीटिंग्स वगैरह भी कर लेते हैं, या आपको जो है वो जर्नल्स में पब्लिश कर देते हैं, जहाँ पे आप रिसर्चेस साइंटिस्ट की अभी भी देख सकते हैं, और अभी भी काफ़ी रिसर्चेस हो रही हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और शॉर्ट के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज के लिए भी ये टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है, और ये आप अपनी वर्डिंग में लिख लें, बिल्कुल एज इट इज रट्टा लगा के और छापा मारने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वर्डिंग में लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।